स्टार्ट। चुनावी बिगुल बज चुका है और तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है सड़कों पे उतर गई है अपने अपने प्रचार के लिए। और मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज़। मैं इस वक्त हूं फ़ाहद अहमद के साथ, जो अणुशक्ति नगर विधानसभा से जो है दावेदारी कर रहे हैं। और मैं उनसे बात करूंगा कि क्या कुछ मुद्दे हैं इनके जो आज इस तरीके से हम उनके साथ बैठे कुछ चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। सर, क्या क्या मुद्दे आपके इस बार है और कैसे क्या आप जो इस बार अचानक से आप क्योंकि पहली बार मैं आपको देख रहा हूँ चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, आपने एक बड़ी फेक न्यूज़ अभी बताई कि अचानक से राजनीति में। जब मैं 11वीं कक्षा में था ना, मैं तब से राजनीति में हूँ। हमारी राजनीति की समझ जो है वो लगता है कि चुनाव लड़ना ही राजनीति होती है। गलत को गलत कहना राजनीति होता है। संविधान के लिए लड़ाई लड़ना राजनीति होता है। पहले छात्रों के हक की लड़ाई लड़ता था। एक चुनाव भी लड़ चुका हूँ सर मैं। जनरल सेक्रेटरी था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज जैसे प्रतिष्ठित संस्थान का। इंडिपेंडेंट लड़ा था और भारी मतों से जीता था। उसके बाद संघर्ष किया। मुझे ये लगता है कि मैं 11वीं क्लास से राजनीति में हूँ। हाँ, अब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आया हूँ। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इसलिए आया हूँ कि भाई इससे पहले भी समाजवादी पार्टी का महाराष्ट्र का अध्यक्ष था, बम्बई का अध्यक्ष था, और अभी शरद चंद्र पवार साहब ने मुझ पर भरोसा किया है और असली एनसीपी का मुझे अणुशक्ति नगर से उम्मीदवार बनाया है। और मैं जनता के बीच में जो मुद्दे लेके जा रहा हूँ वो ये है कि किस तरह से जनता को लूटा गया और धोखा दिया गया। जब मैं ये शब्द का इस्तेमाल करता हूँ तो बहुत केयरफुली करता हूँ, क्योंकि अगर आप जाके आज भी भारत नगर चीता कैंप के हालात देख लेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में ही आज भी मैटरनिटी सेंटर नहीं है चीता कैंप में। आज भी भारत नगर में पानी नहीं है। आज भी वाशी नाका के लोगों के लिए वहाँ पे कोई कब्रिस्तान नहीं है। आज भी जो है बच्चों के लिए कोई स्किल सेंटर नहीं है। आज भी कोई लाइब्रेरी नहीं है। आपने 10 साल में किया क्या, मुझे ये समझ नहीं आता। क्या विधायक का काम टॉयलेट बनवाना होता है? क्या विधायक का काम गलियां नाले साफ कराना होता है? विधायक का काम होता है पॉलिसी इंटरवेंशन। मुझे एक पॉलिसी इंटरवेंशन बता दें आप, जो एक मंत्री होने के नाते जो है किया गया हो। और मुझे लगता है कि सना के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की आपने। सना मेरी बहन है और ना मेरी लड़ाई नवाब भाई से है ना सना से है। मेरी लड़ाई तो बीजेपी से है और आप बीजेपी के साथ हैं। सना के साथ आपने इसलिए नाइंसाफ़ी की कि आप 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का थोपड़ा सना के ऊपर थोप के चले गए और खुद मान को शिवाजी नगर में लड़ने चले गए। एक चुनाव सना हार चुकी हैं नगर सेवक का कुरला से। मेरी बहन को ऐसे हालातों में तो, और जब जब उनके पूरे परिवार की राजनीति सेकुलर राजनीति हुआ करती थी, आपने दल बदला, आपने विचारधारा बदली और आपने कैंडिडेट भी बदल दिया। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर नवाब भाई, जिनको राजनीति का चाणक्य क्या कहा जाता था, वो क्या कर रहे हैं आजकल। अब नवाब भाई पे जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने दल बदल दिया, तो ये तो आरोप तो आप पे भी लग रहा है कि आपने भी समाजवादी छोड़ के अब आप एनसीपी में आ गए शरद शरद पवार में। क्या मैंने विचारधारा बदली? आरोप तो यही है ना कि आपने समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आजमी के साथ रह करके जो है सारी चीज़ें सीखी और उनको ही धोखा दे करके आप इस तरीके से यहाँ पहुँचे। क्या शरद पवार साहब मीडिया के सामने ये कभी बोलेंगे कि नवाब को मैंने भेजा है? अबू आसिम आजमी साहब ने ये बात बोली मीडिया पे, और आपको शायद वो वीडियो भी मैं दिखा दूंगा। मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कॉल आया कि फ़हाद, मैं अपनी मर्ज़ी से तुमको भेज रहा हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का कॉल आया कि बेटा मैं तुम्हें अपनी मर्ज़ी से भेज रहा हूँ। राजनीति में कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर पार्टी को अपने सिंबल को बड़ा करना होता है। एनसीपी, असली एनसीपी मुंबई में 3 सीटें लड़ रही है, तो उनको लगा कि शायद मैं बेहतर उम्मीदवार हूँ और मुझे उनके सिंबल मजबूत करके लड़ना चाहिए। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। अगर धोखा दिया होता तो अबू आसिम आजमी साहब मेरे नॉमिनेशन में नहीं आते, मेरे सर पे हाथ रख के नहीं बोल के जाते। आज भी पता है वो वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। अभी मैं जिससे भी मिलता हूँ तो वो कहता है कल तुम्हारे लिए आसिम भाई का कॉल आया था और आसिम भाई ने बोला कि मेरा बच्चा है, मदद करो। उन्होंने पवार साहब के सामने बोला था, निडर है, कभी डरेगा नहीं और किसी भी कीमत पे नहीं झुकेगा। तो उनके रिकमेंडेशंस पे ही जो है सारी चीज़ें हुई हैं। आपके भाई ने ना दल बदला है और ना विचारधारा बदली है। नवाब भाई ने धोखा दिया है। नवाब भाई ने गद्दारी की है। किस व्यक्ति के साथ? जिसने उनको मंत्री बनाया, जिसने उन्हें बम्बई का अध्यक्ष बनाया। तो ठीक है, नवाब भाई को मुबारक हो। नवाब भाई जहाँ पे हैं खुश रहें, सेहत आफ्ता रहें, और मैं उनकी लंबी उम्र की अल्लाह से दुआ भी करता हूँ। और राजनीति में कभी पर्सनल नहीं होना चाहिए। मैं उनका जो विरोध कर रहा हूँ वो मुद्दों पे कर रहा हूँ, विचारधारा पे कर रहा हूँ। मैं कोई पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूँ नवाब भाई के ऊपर।
आप जैसे कि आप बता रहे कि अब जो अणुशक्ति नगर विधानसभा में आपने कब कितनी बार दौरा किया, वहाँ पे क्या क्या समस्या आपको लगी कि जो समस्या की आप जिस तरीके से बता रहे कि कुछ ही नहीं हुआ है, तो क्या मतलब आपके कहने के नवाब भाई जैसे जो जो मंत्री रह चुके और इतने टाइम से वो यहाँ पर इलाके में थे, तो क्या पूरे फेलियर आप बता रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि मैं तो राजनीति में हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ, तो मैं तो बहुत सारी बातें बोलूँगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जाके देखें, क्योंकि आपको मैं तब से जानता हूँ जब से मैं राजनीति में आया हूँ। आप एक निष्पक्ष पत्रकार हैं। आप जाके देखें, क्या कोई मैटरनिटी सेंटर है चीता कैम्प में, वाशीनाका में सरकार का? क्या कोई स्कूल बना है इतने वक्त में क्या सरकार का? आप जाके देखें, क्या कोई लाइब्रेरी है? आप जाके देखें, क्या कोई स्किल सेंटर है? तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप खुद जाके देखें और फैसला लें। काम क्या हुआ है? टॉयलेट बनी है, अच्छी चीज़ है, टॉयलेट बननी चाहिए, लेकिन सारा फंड टॉयलेट बनाने में ही चला गया। चीता कैम्प की रोड की हालत देखिए, कब गए थे आप आखिरी बार? मैं कितनी बार गया हूँ, आप यहाँ पे 1 डेढ़ घंटे से आ गए थे, और मुझे इस बात का दुख है, जब कोई मेरा वेट कर रहा होता है तो मुझे एंजाइटी होती है। मैं वहीं पे आया आदमी मुझे एक हाथ खींच के कहीं और लेके जाता है, एक आदमी। मैं तो अणुशक्ति नगर में रहता हूँ, मैं यहाँ का लोकल आमदार बनूंगा। भाई आप कहाँ बैठे हैं अभी? अणुशक्ति नगर विधानसभा है, आपको मेरा परिवार, मेरा घर यहाँ दिख रहा है। टीआईएसएस कहाँ है? इससे पहले मैं राहुल शिवाले साहब का, जो हमारे पहले एमपी थे, बीआरसी गेट नंबर 6 के पास रहा करता था। तो मैं कितनी बार गया हूँ। अरे मैं तो यहीं रहता हूँ, मुझे जाने की क्या ज़रूरत है? मैं सोता हूँ, यहाँ रहता हूँ। जो पॉलिटिक्स जिस तरीके से आप बता रहे कि यहाँ से नवाब मलिक जो है अबू आसिम आज़मी के क्षेत्र में चले गए और अबू आसिम आज़मी के क्षेत्र से फ़हाद को यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया, कि तो ये क्या मतलब क्या लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है? क्योंकि जिस तरीके से यहाँ से उनके वोट कटेंगे और यहाँ से इनकी वोट कटेंगे, इस तरीके की कोई इसमें ये चीज़ है? क्योंकि इस तरीके की बात सामने आ रही है। नहीं नहीं, जनता को बेवकूफ़, जनता बहुत समझदार है। देखिए, मुझे यहाँ से चुनाव लड़ना था, ये बात मैंने बहुत पहले जो है तय कर ली थी। बल्कि नवाब मलिक साहब वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, ये उन्होंने बाद में तय किया। मेरा अनाउंसमेंट पहले हो चुका था। आप मेरे ट्विटर और उन सारी चीज़ों को खंगाल के देखें, तो ये जनता वंता को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा रहा है, ये ज़बरदस्ती का कर्म है। मैं ये कह रहा हूँ, चलिए ठीक है, मैं यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ। नवाब भाई क्यों बीजेपी की मदद करने के लिए वहाँ चले गए? कोई तो लड़ता ना महाविकास अघाड़ी का उम्मीदवार। मैं हूँ महाविकास अघाड़ी का उम्मीदवार, और सुनिए, मैं ऐसा महाविकास अघाड़ी का उम्मीदवार हूँ जो सारे सिंबल लेके चलता हूँ। आपको इसमें कांग्रेस भी दिखेगी, आम आदमी पार्टी भी दिखेगी, आपको इसमें अशोक चक्र भी दिखेगा, असली शिवसेना की मशाल भी दिखेगी। आप जाइए सना मलिक जी के पास, उनसे पूछिएगा कि उनकी पार्टी जिस गठबंधन में है। अब आप ये मत कह देना कि वो गठबंधन में नहीं है। अजित पवार साहब उप मुख्यमंत्री कैसे हैं फिर, अगर वो गठबंधन में नहीं है तो? उप मुख्यमंत्री है ना आज भी। लेकिन उनके इस पर तो कोई सिंबल वगैरह देखने को तो नहीं मिला। जनता को बेवकूफ़ समझते हैं। जिस गठबंधन में मुख्यमंत्री जो है नकली शिवसेना का है, एक जो है उप मुख्यमंत्री जो पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जो अजीत साहब पवार साहब को बोलते थे चक्की पी सिंह एंड पी सिंह, वो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। तो यार, जनता को मतलब मुझे बुरा लगता है कि हमारे प्रदेश की और हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री हैं महायुक्ति में, और यहाँ कहते हैं मैं अकेले लड़ूंगा। मान लीजिए ये चुन के जाती हैं, पार्टी का व्हिप आता है और ये बोलते हैं, पार्टी ये बोलती है कि हमें ये फैसला लेना है, मुसलमानों के खिलाफ हमें फैसला लेना है, हमें फैसला दलितों के खिलाफ लेना है, तो क्या विरोध कर पाएंगी? सर, जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स, जो पार्लियामेंट जिस तरह से और असेंबली फंक्शन करती हैं, व्हिप का मतलब ये होता है कि आपकी सदस्यता चली जाती है, आपकी सदस्यता चली जाती है। और जो लोग अपनी विचारधारा बदल सकते हैं राजनीति करने के लिए, वो कभी हमारे मुद्दों के लिए सदस्यता नहीं छोड़ने वाले। और देखिए, एक चीज़ और है, ये बोल रहे हैं हमारी मजबूरी थी इसलिए हम गए, बट हमारे और जनता की क्या मजबूरी है कि हम बीजेपी को वोट करें? और देखिए, मैं मुसलमान हूँ तो बड़े आसानी से कह दिया जाएगा कि ये तो बीजेपी का विरोध कर रहा है। मैं मुसलमान हूँ इसलिए बीजेपी का विरोध नहीं करता हूँ, मैं बीजेपी का विरोध मुद्दों पे करता हूँ। क्या किसी भी धर्म के सबसे ज़्यादा मानने वाले व्यक्ति हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, क्या कोई उनके बारे में इस तरह की बात कहना किसी भी अच्छी सरकार को बर्दाश्त होगा? हम वो लोग हैं कि अगर राम जी के बारे में, हनुमान जी के बारे में, कृष्ण जी के बारे में, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में अगर हमारे समाज का कोई व्यक्ति बोल देगा, तो सबसे पहले उसको गिरफ्तार करने का काम, किसी भी समाज का हो, वो पहले तो मुसलमान ऐसी बात नहीं बोलेगा, लेकिन वो किसी भी समाज का हो, सबसे पहले उसको गिरफ्तार करेंगे और ऐसी सख्त से सख्त सजा देंगे कि दोबारा किसी व्यक्ति के अंदर हिम्मत ना हो। क्योंकि इससे होता क्या है, इससे समाज बंटता है। ये बोल रहे हैं बटेंगे नहीं तो कटे नहीं, क्या है नारा?
बटेंगे तो कटेंगे, बिल्कुल सही बोल रहे हैं ये। अगर हिंदू मुसलमान बट गया तो ये देश को काट देंगे, हिंदू मुसलमान जुड़ गया तो ये देश जुड़ा रहेगा। नशे को लेकर के क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से जो चीता कैंप पे हम देख रहे हैं नशे का जो सिलसिला है? देखिए ऐसा है कि मैंने राष्ट्रवादी चषक करके एक कार्यक्रम होता है जो नवाब भाई कराते आए हैं, वो क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए, जो अच्छी चीज़ है। मैं अभी आपको एक वीडियो शेयर करता हूँ। राष्ट्रवादी चषक चल रहा है, उसका बैनर लगा हुआ है, उसके पीछे कोई व्यक्ति नशा कर रहा है। तो मुझे ये लगता है कि शायद इस मुद्दे को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, और मैं अभी प्लान बना रहा हूँ कि इस मुद्दे को हम कैसे टैकल डाउन करेंगे। हमने नशे के खिलाफ एक यात्रा भी निकाली थी, और देखिए मज़े की बात तो ये है कि गोवंडी में उनको नशा दिखता है, और जैसे ही वो अणुशक्ति नगर, मतलब आधा 1 किलोमीटर का ही फ़र्क है, 1-2 किलोमीटर का, जैसे ही वो आते हैं तो एक वो था गाना ना, काला चश्मा, वो काला चश्मा पहन लेते हैं, और काले चश्मे में उनको कुछ भी नहीं दिखता कि यहाँ पर क्या हालात हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अनुशक्ति नगर विधानसभा में कैसे नेता को लोग पसंद करना चाहेंगे, आपको क्या लगता है? पता है, मेरी मदद नवाब भाई ने बहुत की है पिछले 10 सालों में। पता है कैसे की है? वो बहुत ही इनएक्सेसिबल विधायक हैं। उनसे मिलने के लिए आपको पहले 5 लाइन क्लियर करनी होती हैं। पहले उनका भाई, फिर उनकी बेटी, फिर उनकी बहन, फिर उससे पहले कोई उनका जो है रिप्रेजेंटेटिव या कोई जो उनकी कमीशन वमीशन को देखते हैं। आपका भाई एक्सेसिबल है। और क्यों एक्सेसिबल है? क्योंकि मैं छात्र राजनीति से आता हूँ, लोगों से मिलना मेरा पैशन है। आपको मैं ईमानदारी से बताता हूँ, और ये सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं है, मैं पिछली रात 40 या 45 मिनट सोया हूँ। मैं 5:15 बजे सोया, 6 बजे मेरी एक मीटिंग थी, और एकदम एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। आज से 3-4-5 महीने पहले जब गांव गया था तो 10 घंटे सो रहा था, और पूरे दिन सुस्ती महसूस होती थी। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये शौक है हमारा। आप देखिए, लोग कहते थे स्वरा भास्कर से शादी हो गई तो बदल जाएगा। आपने मुझे गोवंडी की सड़कों पे पैदल चलते देखा होगा स्वरा भास्कर से शादी करके, ऑटो में सफ़र करते हो, ये आपने देखा है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि आप मौजूद हैं उन सारी चीज़ों के लिए। तो ना फहाद स्वरा भास्कर से शादी करके बदला, ना देश भर में CNRC के नाम करने से बदला। और मैं अल्लाह से एक ही दुआ करता हूँ, अल्लाह मेरा दिल नरम रहे, क्योंकि जिस व्यक्ति का दिल नरम रहता है उसमें फ़िरौनियत नहीं आती है। और जब अल्लाह किसी से नाराज़ होता है तो उसका दिल सख्त कर देता है। जब भगवान किसी से नाराज़ होते हैं तो उसका दिल सख्त कर देते हैं। तो मैं बस हाथ उठा के यही दुआ मांगता हूँ अपने परवरदिगार से कि मेरा दिल नरम रहे, लोगों के आंसुओं देख के मेरे आंसू निकलें। आपने देखा होगा नॉमिनेशन के मसले में मैं बहुत रोया। लोग बोल रहे हैं नाटक कर रहे हैं, मैं नहीं रोया था। जब मैंने अपने भाई को रोते हुए देखा, मैं तब रोया। मैंने अपनी बहनों को रोते हुए देखा, मैं तब रोया। मैंने एक हिंदू को मेरे लिए प्रार्थना करते हुए देखा, तब रोया। एक मुसलमान को मैंने दुआ मांगते हुए देखा, तब रोया। मैं जज्बाती आदमी हूँ, और जो व्यक्ति जज्बाती होता है, और एक चीज़ और बताऊँ, मैंने ये फैसला लिया था 3 साल पहले कि मैं कभी भी राजनीति दिमाग से नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे राजनीति का शौक है। दिमाग से करूँगा तो नस फट जाएगी, दिल से करूँगा। और दिल से राजनीति करने में है कि बिंदास रहो, जनता के बीच में रहो, जनता की मदद करो। कौन क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं करने का। और हाँ बोलिए। नवाब मलिक जो है एक बड़ा चेहरा है, मंत्री भी रह चुके हाँ, हैं, हाँ, मिनिस्टर रह चुके हाँ। हैं। उसके बाद अब जाकर जो है अजीत पवार गुट, और जो जिस तरीके से एनसीपी 2 टुकड़ों में बट गई, तो आपस में ही 2 एनसीपी लड़ रही है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, नरेंद्र मोदी जी से बड़ा चेहरा तो नहीं है नवाब मलिक, वो तो भगवान के सीधे अवतार थे। हाँ, 400 पार का नारा दिया था, 240 पे जाके टिके थे। लोकतंत्र में कोई बड़ा नहीं होता। हर चुनाव एक नई शुरुआत होती है, हर चुनाव में एक नई तकदीर तय होती है। नवाब भाई अगर बड़े चेहरे होते ना तो अपनी विचारधारा नहीं बदलते। जो व्यक्ति ने अपनी विचारधारा बदली, देखिए पार्टियां लोग बदल सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति कांग्रेस में है, वो समाजवादी पार्टी में आ गया, विचारधारा सिमिलर है, सोशलिस्ट हैं, सेकुलर हैं। आपने सीधे 360 डिग्री का जो है 180 डिग्री सॉरी का टर्न मार दिया। मतलब पिछला चुनाव लड़ा 2019 का, काते ना जीत जाए, काते ना जीत जाए, काते ना जीत जाए। आज वो और काते दोनों दोस्त हैं, तुकाराम काते साहब जो हमारे विधायक थे यहाँ से। तो मेरा यही कहना मतलब है कि फहद अपनी विचारधारा से कभी, जिस दिन मैं तो मजाक में कहता हूँ, जिस दिन मैंने अपनी विचारधारा बदली उस दिन मेरी बीवी छोड़ के मुझे भाग जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी जो रिश्ता बना, लोग पूछते हैं ना कि वो स्वरा भास्कर का पति इसलिए टिकट मिल गया। स्वरा भास्कर का पति इसलिए बना क्योंकि विचारधारा बहुत मजबूत थी। हम पति पत्नी नहीं, हम कॉमरेड्स हैं।
और मुझे अफसोस इस बात पे हुआ कि सना एक महिला होने के बाद भी उन्होंने इस बात से उनको प्रॉब्लम है कि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के नाम से जाना जाता है। ये सच्चाई है, जो जिससे ज़्यादा फेमस होता है वो उस चीज़ को ढक देता है। लेकिन हम पूरे देश के अंदर महिलाओं को कैसे बुलाया जाता है? फला की अम्मी, फला की बुआ, फला की बीवी। महिलाओं की अपनी पहचान नहीं है। और मुझे लगता था कि सना मलिक जी एक सशक्त महिला हैं, पढ़ी लिखी महिला हैं। उन्होंने महिला उत्थान पे ही सवाल उठा दिया इस बात को बोलते हुए। राजनीतिक सलाहकार बदलने चाहिए सना मलिक जी को। उनको जिस तरह से वो मेरे नॉमिनेशन पे अटैक कर रही हैं, रोज़ उनके 1-2 हज़ार वोट कम हो रहे हैं। आप सोचिए, किरीट सोमैया जी नवाब भाई को बोलते हैं कि ये दाऊद और ये आतंकवादी हैं, और उनको कोट करते हुए सना मलिक जी न्यूज़ 18 पे बोलती हैं सेम कोट। मतलब किरीट सोमैया जो नवाब मलिक साहब को बोलते हैं कि ये आतंकवादी, मैंने कभी नहीं बोला और मैं तब तक नहीं बोलूँगा जब तक ये मैटर सब जुडिस है। मैं मीडिया ट्रायल पे भरोसा नहीं करता, मैं बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाने पे भरोसा नहीं करता जब तक मेरे पास कोई फैक्चुअल चीज़ ना हो। और मेरी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि बीजेपी वाले नवाब भाई को क्या बोलते हैं, कतई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन मुझे अफसोस ये हो रहा है, एक चुनाव के लिए क्या से क्या हो रहा है। वो एक गाना है ना, क्या से क्या हो गए, वैसी वाली कहानी हो रही है। किरीट सोमैया बोल रहे हैं और ये उनको कोट कर रही हैं, और राजनीति का स्तर और कितना गिरेगा यार। मुझे बताइए कि जैसे महिलाओं को लेकर के, क्योंकि मैं 3 मुद्दों पे चीज़ें पूछूंगा आपसे कि 3 काम ऐसे क्या है। सबसे पहला तो जो महिला है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के क्या चीज़ें करेंगे आप? देखिए, मुझे क्या लगता है कि एक समस्या है हमारे समाज में कि हम आधी आबादी को सशक्तिकरण से दूर रखते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक परिवार में 10 लोग हैं, 5 लोग जो है घर पे बैठते हैं और 5 लोग कमाते हैं। और एक परिवार में 10 लोग हैं, 10 के 10 कमाते हैं और 10 के 10 लोग काम करते हैं। कौन सा परिवार सशक्त बनेगा? बताइए, आप जवाब दीजिए। एक परिवार में 10 के 10 लोग काम कर रहे हैं और एक परिवार में 5 लोगों को घर बैठा दिया गया और 5 लोग काम कर रहे हैं। कौन सा परिवार ज़्यादा सशक्त है? 10 लोग वाला। हम लोग क्या करते हैं कि आधी आबादी, महिलाओं की जो आधी आबादी है, हम चाहते हैं उनको कमरे में बंद करके रख दिया जाए। अरे, उनको उनके उत्थान का मौका दो। मैं महिलाओं के लिए कुछ कंसर्न्स होते हैं, जैसे हमारे समाज में हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चियों का स्कूल्स अलग हों। हम उन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड कराएंगे। आधी आबादी को हम जो है, और मैं खासतौर से बीजेपी वालों से कहना चाहता हूँ, तुम लोग नारा देते हो ना कि देश मजबूत हो। देश क्या है? क्या नक्शा खींच देने का नाम देश है क्या? देश देश के लोगों से बनता है। और अगर आप ये चाहते हो कि 25 करोड़ की आबादी मुसलमानों की गंदगी में रहे, उन पे शिक्षा ना हो, तो आप इसका मतलब देश के गद्दार हो। क्योंकि देश तभी तरक्की करेगा जब देश के 25 करोड़ मुसलमान तरक्की करेंगे। इसी तरह आधी आबादी जब तरक्की करेगी तभी देश तरक्की करेगा। मेरे देखिए 3 मुद्दे हैं, और ये सुनते सुनते लोग थक गए। जैसे ही मैं बोलूँगा रोज़गार, आपको लगेगा अरे यार ये तो सब बोलते हैं, ये तो मोदी जी भी बोलते हैं, वो तो जुमला है। लेकिन मेरा प्लान ऑफ एक्शन सुनिए। अणुशक्ति नगर में 4 बड़ी कंपनियां हैं। टाटा पावर है, BPCL है, HPCL है, उसके बाद RCF है। इन चारों कंपनियों की जो प्रदूषण निकलते हैं उससे फेफड़े किसके खराब होते हैं? हमारे। वहाँ पे जब नौकरियाँ मिलती हैं तो किसको मिलती हैं? दूसरे लोगों को। मैंने ये सोचा कि जो इसमें स्किल्स वाली जो स्किल जॉब होती हैं, मैंने बात भी की कुछ लोगों से, तो उन्होंने कहा देखिए दे डोंट हैव द स्किल्स विच वी रिक्वायर्ड। तो मैंने ये सोचा यार कि स्किल सेंटर बनाने में बेसिकली, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो तो डिमांड और सप्लाई का एक कर्व होता है। तो मुझे वो डिमांड और सप्लाई के कर्व का एक इक्विलिब्रियम बनाना है। मैं इन कंपनियों में किन स्किल्स की ज़रूरत है उस पर रिसर्च करूंगा, और स्किल सेंटर में सिर्फ वही स्किल्स प्रोवाइड कराऊंगा जो वहाँ पे ज़रूरत होती है। रोज़गार का जब मुद्दा सॉल्व होगा तो जो उनके बच्चे होंगे वो उनके बच्चों को पढ़ाएंगे। ये पूरा एक सर्किल है। हमें अक्सर कहा जाता है कि मुसलमानों के इलाकों में ज़्यादा क्राइम होता है, ये झूठ है। अमेरिका में कहा जाता है ब्लैक्स के इलाकों में ज़्यादा क्राइम होता है। तो इसका मतलब धर्म नहीं है, कुछ फैक्टर्स हैं। जिस इलाकों के अंदर लोगों की कोई सेल्फ स्टीम ना हो, आप क्या चोरी और मर्डर कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको सब जानते हैं, आप नुक्कड़ न्यूज़ वाले आमिर भाई हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को समाज में कोने में खड़ा कर दिया हो, जिसके पास जो है कोई सोशल एस्टीम ना हो, ऐसे व्यक्ति के लिए क्राइम करना आसान होता है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि हम अपने, और हम देखिए हम वेलफेयर स्टेट हैं। ये कुछ लोग ना नारा देते रहते हैं कि हमारे टैक्स पेयर के मनी का ये हो गया, ये झूठ बोलते हैं। इस देश के अंदर एक भिखारी जब कटोरा खरीदता है
तो वो भी टैक्स पे करता है। और हमारे देश के अंदर अब तो जीएसटी आ गया, लेकिन डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में जो प्रोपोर्शन है वो इनडायरेक्ट टैक्स का ऑलमोस्ट डबल था। मतलब कि जब आप एक साबुन खरीदते हो तो टैक्स देते हो, और ये कुछ मिडिल क्लास के लोगों को बेचैनी हो जाती है कि सिर्फ हम टैक्स पे रहे हैं। नहीं, ये गलत फहमी है। तो यही बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने पूरी इस बात की उम्मीद है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो मेजर मेजर प्रॉब्लम्स हैं। पानी की समस्या है भारत नगर में, मैं वो हल कराऊंगा। एक बहुत बड़ी समस्या है जो मैं मिस कर गया, अणुशक्ति नगर विधानसभा रिहैबिलिटेशन का हब है। यहाँ एमएमआरडीए के प्रोजेक्ट्स, यहाँ माडा के प्रोजेक्ट्स, ये तमाम प्रोजेक्ट्स के लोग आके यहाँ रिहैबिलिट किए जाते हैं। और फिर क्या होता है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता। बीएमसी कहती है ये काम माडा करेगा, माडा कहती है नहीं ये तो एमएमआरडीए करेगा। अच्छा, आधे बिल्डिंग में लोग जो है वो एमएमआरडीए के रीएलोकेटेड है, आधे बिल्डिंग में माडा के रीएलोकेटेड है। इतना कन्फ्यूजन है लोगों के यहाँ पे, टंकी नहीं, लिफ्ट नहीं, बिल्डिंग बना के ऐसे ही कर दिया। मेरे पास पूरा प्लान ऑफ एक्शन है। आप चाहो तो मेरे से ऊपर जो रिसर्च टीम बैठी है उसको जाके मिल लो, आपको वो दिखाएंगे कि इस मुद्दे को ऐसे हल किया जाएगा, इस मुद्दे को ऐसे हल किया जाएगा। अगर ये नहीं करना होता तो पीएचडी क्यों करते? पीएचडी से पहले ही राजनीति में आ गए, पहले सीखा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। अब सीख लिया है, अब उतर गए, अब करके दिखाएंगे। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि स्वरा भास्कर के पति है, इस तरीके से लोग आपको पहचानते हैं, तो क्या स्वरा भास्कर का सपोर्ट आप लेंगे इस कैंपेनिंग के लिए, जो भी इलेक्शन की कैंपेनिंग रहेगी? क्या स्वरा भास्कर के उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग्स है या उनके जो फैंस है, जो बॉलीवुड एक्टर्स है, क्या वो भी आपके साथ कैंपेनिंग करेंगे, या फहद जो है वो अकेले सड़कों पर कैंपेनिंग करते दिखेगा लोगों के साथ? नहीं, मैं अकेला तो नहीं दिखूंगा। उसका कारण ये है कि बहुत लोग मोहब्बत करते हैं मुझसे। मेरे नामांकन में भी आपने देखा होगा कौन आया कौन नहीं आया। रही बात स्वरा की, तो स्वरा मेरी पत्नी है लेकिन कॉमरेड है मेरी। आपने अगर मेरा ट्विटर इंस्टाग्राम देखा हो तो वो कैंपेन उनका चालू हो चुका है। उनकी अलग टीम चलती है और बड़ी प्रोफेशनली वो काम करना पसंद करती हैं। वो लोगों से जा रही हैं, मिल रही हैं, और अभी भी बार बार इंटरव्यू के बीच में आपने देखा होगा इंस्ट्रक्शंस देके जा रही हैं कि तुम्हारी मीटिंग है, यू हैव टू कट इट अप, यू हैव टू कट इट अप। तो शी इज़ द बॉस, शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ द होल कैंपेन थिंग। आई एम द फेस, आई हैव टू जस्ट गो। बैकग्राउंड का जितना आपको तंत्र दिख रहा है वो स्वरा संभाल रही हैं। तो खैर, ये हमारे साथ थे फहद अहमद। अभी जो जिस तरीके से घमासान टक्कर हम कह सकते हैं अणुशक्ति नगर विधानसभा में, तो ये तो आने वाले रिजल्ट ही बताएंगे कि जो दावे यहाँ से और जो दावे सना मलिक के यहाँ से किए जा रहे हैं, अब इन दोनों दावों में से उभर करके कौन जनता के बीच में आता है। मैं आमिर, नुक्कड़ न्यूज़।